हेलो एवरीवन। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 6 वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स को पढ़ेंगे। देखिए, ब्रिटिशर्स आए थे, उनकी पॉलिसीज़ का सब पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ा था। ठीक है, तो इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा? वीवर्स मतलब बुनकर के ऊपर, आयरन स्मेल्टर्स जो लोहे पिघलाते हैं, और फैक्ट्री के जो मालिक हैं उनके ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ा, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आपको ये फिगर 1 दे रखी है। इसमें आपको बता रखा है कि ये जो ट्रेडिंग शिप ऑन द पोर्ट ऑफ सूरत, कहाँ का पोर्ट है ये? सूरत का, 17th सेंचुरी का है ये। जो सूरत जो है वो कहाँ पर है? आप लोगों को पता है, गुजरात में, वेस्ट कोस्ट में, इंडिया के। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्ट था इंडियन ओशन ट्रेड में। मतलब ये लोग यहाँ से ट्रेड करते थे, बिजनेस करते थे। डच और इंग्लिश ट्रेडिंग शिप बिगेन यूजिंग द पोर्ट। जो हमारे जो ये जो इंग्लिश लोग जो थे, जो ट्रेड करने आते थे, वो इस पोर्ट का ज़्यादा यूज़ करते थे। 17th सेंचुरी की बात है ये पोर्ट बहुत यूज़ में आता था। तब उस टाइम बहुत डेवलप्ड था, बट 18th सेंचुरी में ये इसका डेवलपमेंट, मतलब इसका जो यूज़ है वो डिक्लाइन होने लग गया। ठीक है, दिस चैप्टर टेल्स द स्टोरी ऑफ द क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, मेनली हम 2 इंडस्ट्रीज पे फोकस करेंगे। एक तो टेक्सटाइल मतलब कपड़ों से रिलेटेड, और दूसरी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। बोथ दीज इंडस्ट्री, इनका बहुत ही क्रूशियल रोल था, ठीक है, फॉर द रिवॉल्यूशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मेड ब्रिटेन द फॉरमोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन इन द 19th सेंचुरी। जो मशीनों से जो कॉटन का प्रोडक्शन जो हो रहा था ब्रिटेन में, उसने बहुत ही अच्छा बना दिया था। मतलब एक इंडस्ट्रियल नेशन बना दिया था ब्रिटेन को। कब की बात है ये? 19th सेंचुरी की बात। और जब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का स्टार्ट हुआ ग्रो करना 1850 में, तो ब्रिटेन को किस नाम से जाना गया? वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड क्यों बोला गया इसे? क्योंकि भाई यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा था, स्टील का भी प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा था, फैक्ट्रीज यहाँ पर इतनी ज़्यादा थी, इसलिए इसको वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड का नाम दिया गया। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन हैड टू क्लोज कनेक्शन विद द कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया आपने जैसे देखा था कि इंडिया को कैसे गुलाम बनाया गया। ठीक है, तो इसका भी एक लिंक है इससे। जैसे कि आपने चैप्टर 2 में देखा था कि कैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ट्रेडिंग कंपनी थी, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड करने आई थी, बट किया क्या उसने? कब्जा कर लिया हमारे इंडिया पे, हमें गुलाम बना दिया। ठीक है, एंड हाउ द पैटर्न ऑफ ट्रेड चेंज्ड ओवर द डिकेड्स। फिर आपने देखा होगा कि कैसे जो ट्रेड जो करने आए थे, इसका पैटर्न कैसे कैसे बदलता गया। In the late 18th century, the company was buying goods in India and exporting them to England and Europe. 18th century में क्या हुआ कि कंपनी जो है गुड्स खरीदती थी, मतलब सामान खरीदती थी। गुड्स क्या होता है? जैसे कि आप किसी बिजनेस में डील कर रहे हैं, कोई ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उस चीज़ को परचेज करते हैं, रीसेल करते हैं। ठीक है, तो वो जो सामान है उसको हम बोलते हैं गुड्स। ठीक है, तो ये जो गुड्स परचेज करती थी इंडिया में और एक्सपोर्ट करती थी, मतलब उसको बाहर भेजती थी, कहाँ पर? इंग्लैंड में और यूरोप में। इससे वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा रहे थे इसको बेच करके। तो विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज ने क्या देखा कि उन्होंने देखा कि अभी तक तो हम इंडिया से क्या कर रहे थे? सिर्फ सामान खरीद रहे थे। अब उनको इंडिया का मार्केट बहुत अच्छा लगा कि हम ये जो सामान जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमें काफ़ी अच्छा मार्केट मिल गया एक इंडिया, वहाँ पर अब हम इस चीज़ को बेचेंगे। तो एक टाइप से क्या हुआ कि जो ब्रिटेन जो है, जो मैन्युफैक्चर जो गुड्स थे ब्रिटेन से, वो एक टाइप से फ्लडिंग हो गया इंडिया में। फ्लडिंग मतलब बाढ़ की तरह कोई चीज़ आ गई कि इतनी ज़्यादा बिकने लगी और इतनी ज़्यादा लोग उसे परचेज़ करने लगे कि उन्हें बहुत अच्छा मार्केट मिल गया एक इंडिया। अब देखिए, अगर हमारे लोग किसी और चीज़ को परचेज़ करेंगे तो हमारे खुद के यहाँ के जो लोगों का सामान है वो कौन खरीदेगा? उन पे क्या असर पड़ेगा? तो हाउ डिड इस अफेक्ट इंडियन क्राफ्ट्स? इंडियन क्राफ्ट्स पे इनका क्या असर पड़ा? इंडस्ट्रीज़ पे, इंडियन इंडस्ट्रीज़ पे इसका क्या इफेक्ट पड़ा? ये अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट। अब देखिए, इंडियन टेक्सटाइल मतलब जो इंडिया में जो कॉटन फैक्ट्री थी, जो कॉटन का जो काम किया जाता था वो चीज़, एंड द वर्ल्ड मार्केट। अब देखिए, लेट अस लुक एट टेक्सटाइल प्रोडक्शन अराउंड 1750 बिफोर द ब्रिटिश कॉन्कर्ड बंगाल। 1750 की बात है, ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले बंगाल पे ही कब्जा करा था। उससे पहले की बता रखा है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन टेक्सटाइल का। मतलब यहाँ पे कॉटन का कपड़ा, कॉटन की चीज़ें काफ़ी अच्छी प्रोड्यूस होती थी, मतलब बहुत फेमस थी, काफ़ी अच्छी मानी जाती थी इंडिया की। इंडियन टेक्सटाइल हैड लॉन्ग बीन रिनोड बोथ फॉर देयर फाइन क्वालिटी एंड एक्जिस्टिड क्राफ्ट्समैनशिप। ये काफ़ी अच्छा माना जाता था, किस चीज़ के लिए? दोनों चीज़ के लिए। उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और यहाँ के कारीगर भी बहुत अच्छे थे। दे वर एक्सटेंसिवली ट्रेडेड इन साउथ ईस्ट एशिया। कहाँ कहाँ पे ट्रेड होता था? जावा, सुमत्रा और पेनांग। और कहाँ पर? वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया।
From the 16th century, European trading companies began buying Indian textile for sale in Europe. अब क्या हुआ 16th सेंचुरी के टाइम पर जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी उन्होंने इंडियन टेक्सटाइल से सामान खरीदना शुरू करा, मतलब वही कॉटन का, और कहाँ पर बेचना स्टार्ट करा? यूरोप में. Memories in the flourishing trade and the craftsmanship of Indian weavers is preserved in many words. ये जो memories हैं इनको preserve मतलब समेट मतलब कहते हैं ना कि हमने इसको रख रखा है, ठीक है. इन मैनी वर्ड्स स्टिल करेंट इन इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज में भी है ये और अदर लैंग्वेजेस में भी लिखा हुआ है. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ सच वर्ड्स एंड सी व्हाट दे टेल अस. देखिए फिगर 2 में आपको ये पटोला डिज़ाइन दिखा रखी है, ये जो है हाथी हाथी से जो बन रहे हैं. पटोला जो है ये सूरत में बुना जाता है, अहमदाबाद में एंड पठान. इसकी वैल्यू इंडोनेशिया में बहुत थी, इतनी थी कि ये वहाँ की लोकल वीविंग का ट्रेडिशन बन गया था. ओके, ये आप देख सकते हैं पटोला की डिज़ाइन. वर्ड्स टेल अस हिस्ट्रीज. अब देखिए जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे फर्स्ट एनकाउंटर्ड फाइन कॉटन क्लोथ फ्रॉम इंडिया. इनको जो सबसे पहले जो कॉटन क्लोथ मिला, ठीक है, कहाँ से? इंडिया से. जो कि कौन लेकर के आए थे? अरब मर्चेंट्स. कहाँ से? मौसूल से. और ये कहाँ पर इस टाइम? इराक में. तो इनको ये मिला कहाँ से था? कहाँ से मिला था हमें? मौसूल से. सो दे बिगेन रेफरिंग टू ऑल फाइन क्वालिटी वुवन टेक्सटाइल एज मुस्लिम. अब ये लोग जो है, अब होता है ना वर्ड्स में थोड़ा बोलने में थोड़ा फ़र्क आ जाता है, तो ये लोग मौसूल नहीं बोल पाते थे, ये लोग मुस्लिम बोल पाते थे. तो इन्होंने जो सबसे अच्छी क्वालिटी का जो टेक्सटाइल जो था, वुवन टेक्सटाइल मतलब बुना हुआ जो कपड़ा जो था, उसको उन्होंने क्या नाम दिया? मुस्लिम. ठीक है, क्योंकि वो कहाँ से आया हुआ था? वो मौसूल से आया हुआ था. अ वर्ड दैट एक्वायर्ड वाइट करेंसी. और जब पुर्तगीज़ आए थे फर्स्ट टाइम इंडिया में, किसकी सर्च में? मसालों की सर्च में. ठीक है, कहाँ पर आए थे? कैलीकट में, जो कि कहाँ पर है? केरला कोस्ट में, साउथ वेस्ट इंडिया में है ना हमारे केरला. ठीक है, तो द कॉटन टेक्सटाइल विच दे टुक बैक टू यूरोप. तो मसालों के साथ साथ वो क्या भी ले गए? कॉटन, मतलब कॉटन टेक्सटाइल भी उन्हें बहुत अच्छी लगी. ठीक है, तो इन्होंने इसको क्या नाम दिया? कैलिको, जो कि किससे डिराइव्ड हुआ? कैलीकट से. एंड सब्सिक्वेंटली कैलिको जो है एक जनरल नेम दिया गया कॉटन टेक्सटाइल को. There are many other words which point to the popularity of Indian textile in Western market. जैसे अभी हमने पढ़ा ना, ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता है. इन फिगर 3 ये देखते हैं हम, ये फिगर 3 आपको ये दे रखा है. ठीक है, इन फिगर 3 यू कैन सी अ पेज ऑफ एन ऑर्डर बुक. ये ऑर्डर बुक का पेज है, जो ये लोग ऑर्डर देते थे ना, ये कपड़ा हमें इतना मंगाना है, ठीक है, इतने का यहाँ से मिला, इतने का हमने बेच दिया. दैट ईस्ट इंडिया कंपनी सेंड टू इट्स रिप्रेजेंटेटिव इन कैलकाटा इन 1730. तो ये दे रखी है आपको ऑर्डर बुक. जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि ये कपड़ों के नाम इसमें आपको मिलेंगे, कि चिंट्स मंगाते थे लोग, बंदना है, ठीक है, बहुत सारे कपड़े थे कि कितने के रेट पे हमने खरीदे, कितने के रेट पे हमें बेचे, क्या मुनाफा हो रहा है, कितना हमने ऑर्डर करा है, कितना कपड़ा हमें मंगवाना है, ये सब चीज़ें. ओके, तो द ऑर्डर दैट ईयर वॉज कितना था भाई? 5,89,000 पीसीज ऑफ क्लोथ. इतना. ब्राउजिंग थ्रू द ऑर्डर बुक यू वुड हैव टू सीन कितनी वेराइटीज़ हैं कॉटन और सिल्क क्लोथ की? 98 वेराइटीज़ का इन्होंने ऑर्डर करा था. दीज were known by their common name in the European trade as piece goods. यूजुअली जो वूवन क्लोथ पीस है ना, वो 20 yards लॉन्ग और 1 yard वाइड, ऐसे ये लोग ऑर्डर किया करते थे. नाउ लुक एट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ क्लोथ इन द बुक. अब देखिए अलग अलग टाइप की वेराइटीज़ के नाम बता रखे हैं ना. तो ये जो पीसेस हैं जो बल्क में ये लोग ऑर्डर करते थे, जो सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर किया जाता था वो था प्रिंटेड कॉटन क्लोथ, जिसको हम बोलते हैं चिंट्स, कोजेस और बंदना. ये जो थे ये सबसे ज़्यादा ऑर्डर किए जाते थे. ठीक है, डू यू नो वेयर द इंग्लिश वर्ड चिंट्स कम फ्रॉम? ये जो चिंट्स जो बोला गया ये कहाँ से आया है? ये डिराइव्ड हुआ है हिंदी के वर्ड छीट से. ठीक है, छीट मतलब एक कपड़ा होता था जिसमें स्मॉल कलरफुल फ्लावरी डिज़ाइन होती थी. ये जो आपको दे रखा है ना फिगर 5 में, ये जो है ये रहा. ठीक है, आप देख सकते हैं प्रिंट. तो ये आपको दे रखा है ना, प्रिंटेड डिज़ाइन ऑफ फाइन क्लोथ. कौन सा है? चिंट्स, जो कि कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? मौसलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश, मिड 19th सेंचुरी में. दिस इज़ फाइन एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ चिंट्स प्रोड्यूस फॉर एक्सपोर्ट टू. कहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता था इसको? ईरान में और यूरोप में. ये आप देख सकते हैं फ्लावर वाला. From the 1680, they started a craze for printed Indian cotton textile in England and Europe. अब लोगों को मतलब एक क्रेज़ था मतलब लोगों को प्रिंटेड इंडियन कॉटन इतना अच्छा लग रहा था कि उसकी बहुत डिमांड होने लगी. कहाँ पर? इंडिया में और यूरोप में. मेनली फॉर देयर एक्यूसेट फ्लोरल डिज़ाइन. ये जो फ्लावर का जो प्रिंट था ना बहुत अच्छा लग रहा था, उसका टेक्सचर इतना अच्छा था और रिलेटिवली चीपनेस मतलब सस्ता भी था. तो जो रिच पीपल जो थे इंग्लैंड के, यहाँ तक कि क्वीन भी
वो कहाँ का कैसा कपड़ा पसंद करती थी, वो क्लोथ पसंद करती थी इंडियन फैब्रिक का, ये जो कॉटन का जो होता है इसको ही पहनना ये लोग पसंद करते थे। सिमिलरली द वर्ड बांधना नाउ रेफर्स टू एनी ब्राइटली कलर्ड एंड प्रिंटेड स्कार्फ। ऐसी एक और कपड़ा है जिसका नाम क्या है, बांधना। इसका मतलब क्या है, एक ब्राइटली कलर्ड का क्या होता है, प्रिंटेड स्कार्फ होता है जो कि नेक या फिर हेड पे बांधते हैं। ओरिजिनली ये जो टर्म है ना, ये डिराइव्ड हुआ है, जो बांधना जो टर्म है ये डिराइव्ड हुआ है बांधना से, ठीक है। बांधना मतलब टाइंग, जो हम बांधते हैं ना वो चीज़। रेफरिंग टू अ वैरायटी ऑफ ब्राइटली कलर्ड क्लोथ प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ मेथड ऑफ, किस मेथड से, टाइंग एंड डाइंग। टाइंग एंड डाइंग मतलब जो डाई मतलब जो कलर जो करते हैं वो चीज़। ये आप देखो, ये है बांधना का डिज़ाइन, ठीक है। ये जो लाइन जो दे रखी है मिडिल में, ठीक है, ये जो है ये एम्ब्रॉयडरी की जाती थी गोल्ड के थ्रेड से, जो बीच में तो दे रखी है। और ये जो बांधना पैटर्न है ये मोस्टली राजस्थान और गुजरात में बनाया जाता है, देख लीजिए आप। देयर वर अदर क्लोथ्स इन द ऑर्डर बुक, जो हमने अभी पढ़ा ना, अभी इसमें और भी क्लोथ्स थे इस ऑर्डर बुक में, ठीक है, जो कि ओरिजिन बता रखे हैं कहाँ कहाँ से थे, कासिम बाज़ार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर, ठीक है। द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ सच वर्ड शो हाउ पॉपुलर इंडियन टेक्सटाइल, ये इतना वाइड स्प्रेड में फैल गए थे, तो इससे आपको पता चल सकता है कि जो इंडियन टेक्सटाइल थी वो कितनी फेमस हो गई थी, कितनी पॉपुलर हो गई थी वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में। इंडियन टेक्सटाइल्स इन यूरोपियन मार्केट, अब देखते हैं इंडियन टेक्सटाइल का यूरोपियन मार्केट में क्या हुआ। अर्ली 18 सेंचुरीज में क्या हुआ, वरीड बाय द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, मतलब इंडियन टेक्सटाइल जो है इंग्लैंड में इतना ज़्यादा, यूरोपियन मार्केट में जो इतना ज़्यादा फेमस हो गया था, इतनी ज़्यादा उसकी डिमांड थी कि जो वूल और सिल्क मेकर्स थे ना इंग्लैंड के, उन्होंने प्रोटेस्ट करा अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल। मतलब उन लोगों ने बोला कि भाई इनका जो ये जो आ रहा है, इम्पोर्ट कर रहे हैं हम इंडिया से, इनको रोक दो, मना कर दो, ये नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमारा क्या होगा। तो 1720 में क्या बोला, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनेक्ट करा और लेजिस्लेशन कि आप जो है बैन करोगे किसका यूज़, प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल, मतलब चिंट्स का। इंग्लैंड में प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल का अब यूज़ जो है वो बैन है, मतलब अब हम इंडिया से इन चीज़ों को नहीं मंगा सकते। तो इस एक्ट को क्या बोला गया, इस एक्ट को बोला गया कैलिको एक्ट। एट दिस टाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैड जस्ट बिगेन टू डेवलप इन इंग्लैंड। इंग्लैंड की जो टेक्सटाइल थी वो बस स्टार्ट ही की थी डेवलप करना, और वो लोग इंडियन टेक्सटाइल के साथ कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इंडिया का चीज़ ही इतना अच्छा था। जो प्रिंट जो डिज़ाइन था चिंट्स का, वो भी लोग बहुत पसंद कर रहे थे। इंग्लिश प्रोड्यूसर अब चाहते थे कि उनको एक सिक्योर मार्केट मिले, इसलिए वो इंडियंस की जो टेक्सटाइल की एंट्री थी उसको क्या चाह रहे थे, बैन करवाना चाह रहे थे, रोकना चाह रहे थे। तो द फर्स्ट टू ग्रो अंडर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन वॉज द कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री। इंडियन डिजाइंस वर नाउ इमिटेटेड एंड प्रिंटेड इन इंग्लैंड ऑन वाइट मुस्लिन और प्लेन अनब्लीच्ड इंडियन क्लोथ। अब क्या हुआ, जो इंडियन डिज़ाइन थी वो लोग, अब जो इंग्लैंड के लोग थे उसको इमिटेट मतलब उसकी नकल उतारने लगे। जो इंडियन डिज़ाइन थी ना, जैसे हमारे इंडियंस बनाते थे वैसे ही वो लोग डिज़ाइन बनाते थे। कपड़ा जो आता था वाइट मुस्लिन वो इंडिया से ही आता था, बट जो अब डिज़ाइंस थी, जो प्रिंट जो करते थे उस पर वो लोग इंग्लैंड वाले करते थे, और वो लोग सेम हमारी कॉपी कर रहे थे, मतलब इंडियंस की। ओके। कॉम्पिटिशन विद इंडियन टेक्सटाइल ऑल्सो लेड टू सर्च फॉर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन इंग्लैंड। अब ये जो कॉम्पिटिशन जो चल रहा था इंडियन टेक्सटाइल के साथ, तो इंग्लैंड ने क्या करा, टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करा। अब टेक्नोलॉजी में कैसे इनोवेशन करा, 1764 में स्पिनिंग जेनी वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन केई। एक स्पिनिंग जेनी का इन्वेंशन करा किसने, जॉन केई ने। अब स्पिनिंग जेनी क्या होती है ये देखिए, एक टाइप की मशीन होती है जिसमें एक सिंगल वर्कर कुड ऑपरेट सेवरल स्पेंडल्स ऑन विच थ्रेड वॉज स्पन। मतलब अब कपड़ा जो है बहुत जल्दी बुनने जाने लगा। व्हेन द व्हील वॉज टर्न ऑल द स्पिंडल्स रोटेटेड, जैसे ही पहिए को घुमाते थे सारे स्पिंडल्स रोटेट करना स्टार्ट कर देते थे। तो अब जो कपड़ा है, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही जल्दी बनने लगा। जो इन्वेंशन जो था स्टीम इंजन का, वो किसने करा था, रिचर्ड आर्कराइट ने। 1786 में रिवॉल्यूशन आ गया कॉटन टेक्सटाइल वीविंग का। क्लोथ कुड नाउ बी वुवन इन इमेंस क्वांटिटी, अब बहुत ही बड़ी मात्रा में कपड़ा बनने लगा और बहुत ही सस्ते रेट में बिकने भी लगा और सबसे सस्ते रेट में बन भी जाता था। हाउएवर इंडियन टेक्सटाइल कंटिन्यूड टू डोमिनेट वर्ल्ड ट्रेड टिल द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी ने इंडियन टेक्सटाइल ने ही डोमिनेट करा। डोमिनेट कौन करता है, जो अच्छा काम कर रहा हो वो दूसरे को डोमिनेट ही करेगा। तो इंडियन टेक्सटाइल का काम इतना अच्छा था कि मार्केट में वो ही ज़्यादा अच्छा चल रहा था। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी जैसे कि डच और फ्रेंच और इंग्लिश, ये इन्होंने बहुत ही प्रॉफिट कमाया। कैसे, ट्रेड के थ्रू। ये जो कंपनी है ये परचेज करती थी कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल इंडिया से,
बाय इम्पोर्टिंग सिल्वर। ये लोग क्या करते थे, देखो कैसे परचेज करेंगे, इंडिया से जो सामान परचेज करेंगे वो पहले अपने जगह से, अपने देश से सिल्वर मंगाते थे, फिर यहाँ पर सिल्वर दे करके हमारे सामान को परचेज करते थे। बट आपने चैप्टर 2 में पढ़ा है कि जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसको पॉलिटिकल पावर भी मिल गई बंगाल में। तो अब इनको अपने यहाँ से इम्पोर्ट जो सिल्वर जो इंपोर्ट करते थे वो मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी इंडियन गुड्स को खरीदने के लिए। अब इन लोगों को पास यहीं से पैसा मिल जाता था, क्योंकि ये लोग रेवेन्यू कलेक्ट कर लेते थे। जो पीजेंट्स और ज़मींदार थे, जो किसान वगैरह थे इंडिया के, उनसे इन लोगों को पॉलिटिकल पावर मिल गई थी, तो उनसे ये लोग रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। रेवेन्यू कलेक्ट करते थे तो उस पैसे से ही ये लोग अब यहाँ से इंडियन टेक्सटाइल से गुड्स, अपना सामान जो है वो खरीदने लग गए। उसी रेवेन्यू को यूज़ करके, उस रेवेन्यू को यूज़ करके अब ये लोग यहाँ से सामान लेने लग गए। अब इन्हें सिल्वर मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वेयर वर द मेजर सेंटर्स ऑफ वीविंग इन द लेट 18th सेंचुरी। अब देखो जो वीविंग के जो बुनाई के जो सेंटर्स थे वो आपको बता रखे हैं, जैसे ये प्लेन वाइट और चिंट सिल्क, ये सब कहाँ पर होते थे। जैसे ट्राइंगल जो दे रखा है वहाँ पे सिल्क का ज़्यादा वीविंग होती थी, चिंट्स की कहाँ पर होती थी वो आपको बता रखा है। अगर आप देखो मैप में तो आप नोटिस करोगे कि जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन है वो 4 रीजन्स में पहले सबसे ज़्यादा होता था अर्ली 19th सेंचुरी में, और बंगाल जो था वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, ठीक है, सेंटर, क्योंकि यहाँ पर लोकेटेड अलॉन्ग द न्यूमरस रिवर्स इन द डेल्टा। आपने देखा है पोर्ट के पास ज़्यादा होते थे ये लोग, क्योंकि यहाँ से जो प्रोडक्शन सेंटर था बंगाल, वो इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते थे गुड्स को डिस्टेंट प्लेसेस में। क्योंकि अगर आपको याद हो 19th सेंचुरी में रेलवे जो है डेवलप नहीं हुई थी, तो ये सी रूट को फॉलो करते थे, एंड रोड वर नॉट जस्ट बिगनिंग टू बी लेड एंड एक्सटेंसिव स्केल। ढाका जो है ईस्टर्न बंगाल जो कि बांग्लादेश में है, वॉज द फॉरमोस्ट टेक्सटाइल सेंटर इन द 18th सेंचुरी में, और ये फेमस था किसके लिए, फॉर इट्स मुलमुल एंड जामदानी वीविंग के लिए। अगर आप साउथर्न पार्ट में देखो इंडिया के मैप में, ये रहा आपका साउथर्न पार्ट, जो केरला वाला साइड जो आपको दे रखा है, ओके, you will see a second cluster of cotton weaving centers along the Coromandel coast stretching from Madras to North Andhra Pradesh. On the western coast, वेस्ट में आपको क्या दिखेगा, देयर वॉज इम्पॉर्टेंट वीविंग सेंटर इन गुजरात, ये रहा वेस्टर्न कोस्ट ये वाला, ओके। तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आगे का जो चैप्टर है वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।